व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ब्लास्टर। कैसे हो बच्चा लोग? मज़े में? आई होप यू आर एंजॉइंग। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, मे बी आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड हम लोग जो है क्विक रिवीजन करते हैं। हम फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, और फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। सबसे ऊपर था क्लर्जी, जो कि थे चर्च या उनसे रिलेटेड लोग। फिर थे नोबल्स, जो किंग या किंग के फैमिली से रिलेटेड लोग थे, उनके रिश्तेदार थे। और थर्ड जो लेवल के थे या थर्ड स्टेट के लोग थे, उनमें थे पीजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे, इस तरीके से बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स थे। ये सब लोग आते थे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये भी हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पेमेंट करते थे। बाकी दो जो स्टेट थी क्लर्जी और नोबल्स, इनको बाय बर्थ सुविधा मिली थी, प्रिविलेजेस मिले थे कि ये लोग टैक्सेशन नहीं देंगे। ठीक है, ये टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे, उससे बच जाएंगे। साथ में हम लोग लेवरी पढ़ी थी, जो कि क्या थी? यूनिट ऑफ करेंसी थी। अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट, हमको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, द चर्च से जो लोग भी अभी वीडियो में आए हैं, नए आए हैं, ठीक है, या इस वीडियो से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखो, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथिस फ्रॉम द पीजेंट्स। देखो चर्च जो थे वो क्या करते थे? चर्च भी पीछे नहीं हटते थे, वो लोग भी अपना अलग सा टैक्स लेते थे, जिसको क्या बोलते थे? टिथिस बोलते थे। ठीक है, तो टिथिस इज अ टैक्स डिमांडेड बाय द चर्च, डिमांडेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स आप बोल सकते हो। तो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स को क्या करना पड़ता था? स्टेट को, मतलब कि क्या बोलते हैं, राजा को या किंग को या चर्च को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स। इसमें एक डायरेक्ट टैक्स होता था जिसका नाम क्या था? टैली था। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द टैक्स डिमांडेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स और थर्ड स्टेट पीपल, तो वो था टिथिस। और उसमें से व्हाट वाज द नेम ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स था आपका टैली। ठीक है, वो था डायरेक्ट टैक्स। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, विच वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। जो किन चीज़ों पे लगते थे? वो ऐसी चीज़ों पे लगते थे जिनको डेली कंजम्पशन होता था जिनका। ठीक है, जैसे सॉल्ट हो गया, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। टोबैको, वहाँ पे लोग अप्रॉक्स डेली टोबैको खाते थे। तो इन सारी चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बॉर्न बाई थर्ड स्टेट अलोन। तो ये जो टैक्स पेमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा किया जाता था। बाकी दो स्टेट जो थे वो बचे हुए थे टैक्स पेमेंट से। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ये पिक्चर आप लोग देखना। देखो इसमें पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा ये जो है ये किंग वो है, बर्बन डायनेस्टी का लुइस 16 है। ठीक है, आराम से गद्दी में बैठा हुआ है। और एक ये बेचारा पीजेंट है जो अपना जो है कुछ मनी वनी या जो ये बोल सकते हो आपको टैक्स लेके, ठीक है, ये टैक्स लेके इस किंग को देने के लिए आ रहा है, और ये आराम से बैठा हुआ है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव 1.1। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 13 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया था कि पहले कितनी थी? 23 मिलियन थी 1715 के टाइम पे, और फिर कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई कब? 1789 तक के। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो अब इससे क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग ज़्यादा बढ़े तो अब खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो इससे क्या हुई? फूड ग्रेन्स की डिमांड जो थी वो क्या हो गई? फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, फूड ग्रेन्स की डिमांड क्या हो गई? वो इंक्रीज हो गई। इसके अलावा अपन देख सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड। लेकिन प्रोडक्शन जो हो रहा था ना ग्रेन्स का, वो डिमांड के इक्वल नहीं था। मतलब प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था जितना लोगों के में फूड ग्रेन्स की डिमांड थी। सो प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो इसलिए जो प्राइस था ना, प्राइस किसका था? प्राइस, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। ठीक है, इसको भी मैं मार्क करा देती हूँ आपको, यहाँ से बोल सकते हो आप। ठीक है, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। द प्राइस ऑफ द ब्रेड, ब्रेड का जो प्राइस था विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी। स्टेपल डाइट मतलब जो मेन जो डाइट होता है ना, जैसे इंडिया में राइस एंड व्हीट जो है वो मेन डाइट है, उसी तरीके से वहाँ पे ब्रेड था जो स्टेपल डाइट था वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल का, वो क्या हो गया? उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया रोज रैपिडली। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर
फिक्स देयर वेजेस, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयज़ थे, लेबर्स थे, उन लोगों का वेजेस फिक्स थे। वेजेस मतलब उनकी तनख्वाह, जो उनकी सैलरी थी ना पर डे की, वो फिक्स थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस, लेकिन जो वेजेस थे ना वो उतने नहीं थे। डिड नॉट कीप पेस मतलब होता है कि उसके इक्वल ना हो पाना। तो जो वेजेस थे वो उस ब्रेड को खरीद पाने के इक्वल नहीं थे। मतलब ऐसा था कि लोगों के पास, लेबर्स के पास पैसे कम थे, और जो ब्रेड था, जो उनका स्टेपल डाइट था, जो उनकी रोटी थी, उसका प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वजह से वो लोग अपना पेट नहीं भर पा रहे थे, वो लोग भूखे रह रहे थे। मतलब सोचो इतनी बुरी कंडीशन थी। ठीक है। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि गरीब जो था उसको एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं हो रहा था, और जो अमीर थे वो लोग जो है अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो अमीर और गरीब के बीच का जो दूरी जो थी ना, जो गैप था, वो बढ़ गया था, बोल सकते हो। थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hell रिड्यूस द हार्वेस्ट देखो, और क्या हो रहा था, वहाँ पे सूखा पड़ गया था। ठीक है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग भी क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी। आप देख सकते हो कि हार्वेस्टिंग भी रिड्यूस हो गई थी, नए क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। दीज लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसकी वजह से क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या होता है भाई, सब्सिस्टेंस क्राइसिस? यदि किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो। सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेन। ठीक है, तो ये जो होता था ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता था, ज़्यादातर टाइम में होता ही रहता था फ्रांस में। देखो, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है बहुत एक्सट्रीम क्राइसिस, बहुत एक्सट्रीम पैसे की कमी, जहाँ पे कोई ह्यूमन या ग्रुप ऑफ ह्यूमन जो है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है, अपनी सबसे बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर सके। मतलब किसी भी इंसान के जीने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। आपको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो भी वो अपने लिए पूरा ना कर सके, उस क्राइसिस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई, उस क्राइसिस को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये न्यू वर्ड में दिया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से रखो, मतलब पढ़ो एक बार, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आए। डिफाइन सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान भी, वो भी नहीं मिल पाती, लोगों को नसीब नहीं हो पाती है, उस क्राइसिस को बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है, बैड हार्वेस्ट की वजह से होता है। द पुअर्स कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। तो पुअर्स जो होते हैं, जब से हार्वेस्ट अच्छा नहीं होगा तो ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुअर्स उसको ले नहीं पाते। इसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, एपिडेमिक्स फैल जाती है। एपिडेमिक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, महामारी फैल जाती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, एपिडेमिक ही है ना वो भी। तो इस तरह की कंडीशंस आती जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। जो भी आगे डाउट हो तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। चलो, 1.3, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एन एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, अब जो ग्रोइंग मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट आया था कि मिडिल क्लास क्या होते हैं, और इन लोगों ने क्या सपना देखा, इनविसेज मतलब होता है कि सपना देखा, इन्होंने क्या सपना देखा, एन एंड टू प्रिविलेजेस, वो उस प्रिविलेजेस का, उन सुविधाओं का एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे जो बाय बर्थ क्लर्जीज और नोबल्स को दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इसको। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। ठीक है, कि पास्ट में क्या हो रहा था कि जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो लोग रिवॉल्ट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे थे, कि जो टैक्सेस उनके ऊपर बढ़ाया जा रहा है, थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाया जा रहा है, और जो खाने की कमी हो रही है, फूड स्कैरसिटी हो रही है, उसके अगेंस्ट क्या किया जा रहा था, रिवॉल्ट किया जा रहा था। बट दे लैक द मीन्स एंड programs to carry out full scale measures that would bring about a change in the social and economic order। लेकिन साथ में क्या हो रहा था कि इन लोगों के पास, ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि इन लोगों के पास, ये लोग रिवॉल्ट तो कर रहे थे, लेकिन इनके पास सही लीडर नहीं था जो इनकी बात को पहुंचा सके, जो इनकी बात को रख सके, ये पूरा का पूरा इन लोगों का सोशल चेंज ला सके। तो ऐसा उनके पास फुल स्केल्स मेजर नहीं थे, सही से लीडर्स नहीं थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई थी कि रिवॉल्ट को जो है, जो रिवॉल्ट थर्ड स्टेट के लोग कर रहे थे, ज़्यादा टैक्सेस पटाने को रोकने के लिए, या अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए, या फूड स्कैरसिटी के लिए,
जो थर्ड स्टेट के लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, उस रिवॉल्ट को कंटिन्यू करने की जिम्मेदारी आ रही थी उन लोगों के ऊपर, ठीक है, थर्ड स्टेट ग्रुप के उन मेंबर्स के ऊपर जो लोग थोड़े से पढ़ लिख गए थे एंड प्रॉस्परस हो गए थे और उनके पास कुछ न्यू आइडियाज़ थे, उन्हीं को बोला जाता था मिडिल क्लास, ठीक है। तो मिडिल क्लास बेसिकली कौन थे, आप इस बात को समझो। मिडिल क्लास थर्ड स्टेट के मेंबर्स से ही कुछ लोग थे जिन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की थी, जो एडुकेशन को समझ सकते थे, जो मैनेजमेंट समझ सकते थे, और जिन लोगों ने आगे रिवॉल्ट किया था किंग के अगेंस्ट और क्लर्जी और नोबल्स को मिलने वाली बाई बर्थ फैसिलिटीज़ के प्रिविलेजेस के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, ठीक है, विद्रोह किया था। आगे चलते हैं। The 18th century witnessed the emergence of social group termed middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society, ठीक है। तो 18th century में क्या हुआ था, क्या देखने को मिला था, इसको लाइन बाय लाइन आप लोग समझते जाना। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 18th सेंचुरी में हमको देखने को मिला था सोशल ग्रुप्स, जिसको बोलते थे मिडिल क्लास। क्या बोला जाता था, एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ था जिसको हम बोलते थे मिडिल क्लास, ठीक है। मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ, जिन्होंने अपने वेल्थ कमाई थी, पैसे कमाए थे, थ्रू एन एक्सपेंडिंग, इन्होंने अपने पैसे कैसे कमाए थे, ओवरसीज ट्रेड को एक्सपेंड करके। ओवरसीज मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग को एक्सपेंड करके, बढ़ावा देके, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और कुछ गुड्स को, गुड्स मतलब सामान को मैन्युफैक्चर करके, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, जैसे कि गुड्स मतलब आपको पता होगा ना कि सामान होता है, ट्रक्स के पीछे रखे रहते हैं ना गुड्स करके, वो सामान के लिए होता है। तो कैसे कैसे सामानों का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स का, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग करते थे, दैट वर ईदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिसको या तो रिचर मेंबर जो थे सोसाइटी के वो लोग लेते थे या दूसरी जगह पे भिजवाते थे। तो इस तरीके से जो था ना, मिडिल क्लास लोग जो है एमर्ज हो रहे थे, ठीक है। कब हो रहे थे, 18th सेंचुरी में। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। साथ में जो था थर्ड स्टेट के लोग मर्चेंट्स तो थे ही, मतलब व्यापारी तो थे ही जो ट्रेडिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, इसके अलावा लॉयर्स भी थे, वकील्स भी थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। ऑफिशियल्स का मतलब होता है ऑफिसर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, जैसे डेप्यूटी कलेक्टर्स, IAS ऑफिसर्स, ठीक है, अदर जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उसी टाइप से। आप लोगों में से यदि किसी को सिविल सर्विसेज में जाना हो तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, जिसको भी सिविल सर्विसेज में आगे जाना है वो NCERT को बिल्कुल लाइन बाय लाइन अपने माइंड में रखे, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वर एडुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और ये लोग क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि सभी के सभी, मतलब ये जो एडुकेटेड लोग थे वो लोग ये बिलीव करते थे कि नो ग्रुप इन सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, मतलब किसी भी ग्रुप को, चाहे वो क्लर्जी हो कि नोबल्स हो, उनको सोसाइटी में बाय बर्थ प्रिविलेजेस, बाय बर्थ सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं हैं वो कुछ बन जाए, अपने दम पे कुछ बन जाए और फिर उनको मिले, ठीक है, तो वो सही होगा। और ये बात तो गलत है कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट जो था वो टैक्स दे रहा था। तो इस बात के अगेंस्ट ये लोग क्या कर रहे थे, मिडिल क्लास रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। समझ आया ना आप लोगों को कि मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, कौन थे मिडिल क्लास लोग। चलो आगे चलते हैं। रेदर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ठीक है। तो इनका यही मानना था कि किसी भी पर्सन का सोशल जो पोजीशन होगा वो उसके मेरिट पे, मेरिट मतलब उसने मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होती है ना कि उसने कहाँ पे कितना अच्छा काम किया है, उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, ना कि बर्थ के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में है ना, इंडिया में है कि अब कोई किंग रूल नहीं चलता है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, या प्रेसिडेंट का बेटा प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। जिसके में वो कैपेसिटी होगी, जिसके में वो काबिलियत होगी, वही बनेगा। तो इसी तरीके का सिस्टम वहाँ के मिडिल क्लास भी चाहते थे कि किंग्स को, मतलब नोबल्स को और क्लर्जीज को, मतलब चर्च से रिलेटेड लोगों को बाय बर्थ सुविधाएं न दे, बल्कि उनके काम के आधार पर जो लोग वाकई में मेरिट के लायक है, जो लोग अच्छी पोजीशन में जाने के लायक है, उनको प्रिविलेजेस दे, चाहे वो क्लर्जीज हो कि नोबल हो या फिर वो थर्ड स्टेट के लोग हों, ठीक है। तो उनकी सिंपल सी डिमांड थी जो काफ़ी हद तक सही थी। These ideas emphasizing a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau, ठीक है। तो ये जो आइडिया था ना, कौन सा आइडिया, कि सोसाइटी में जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट को टैक्स पेमेंट ना करना चाहिए, बल्कि सभी लोग मिलके टैक्स पेमेंट करें। इसके अलावा जो है कि
जो सुविधाएं होती है, जो प्रिविलेजेस होती है, वो बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, मेरिट के आधार पे मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरिट बेसिस पे मिलनी चाहिए। जो लोग उस लायक हैं, मतलब कि जो है डिज़र्व्ड को मिलनी चाहिए, रिजर्व्ड को नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें थी ना, ये इस फिलॉसफी को दिया था जॉन लॉकी एंड जीन जैकिस रोज़ेयू ने, जो कि क्या थे, फिलोसोफर्स थे, ठीक है। ये क्या थे, बेसिकली फिलोसोफर्स थे जो फिलोसफी देती थी। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट क्या है, एक बुक है, ठीक है, किसकी बुक है, लॉकी की, जॉन लॉकी की एक बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉकी sought to refute the doctrine of divine and absolute right, ठीक है। तो इसने एक डॉक्ट्रिन थी, मतलब एक थ्योरी थी, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट इस ऑफ द मोनार्क, मतलब कि राजा के डॉक्ट्रिन ऑफ राइट को और उसके एब्सोल्यूट जो है, मतलब डॉक्ट्रिन के डिवाइन, और डिवाइन मतलब कि दैवीय हो गए जैसे, ठीक है, उनके पास भगवान की जैसी पावर्स होती थी, एंड एब्सोल्यूट राइट कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास राइट होगा, ऑफ द मोनार्क, राजाओं के पास। इसको उन्होंने क्या किया, रिफ्यूट किया था, मतलब इसको उन्होंने इसका विरोध किया, अपोज किया बोल सकते हो। एक बार वापस इस लाइन को क्लियर करते हैं। लॉकी साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। लॉकी ने क्या किया, अपोज किया किस चीज़ का, कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मतलब एब्सोल्यूट, जो भगवान की जैसी पावर, और एब्सोल्यूट राइट, बहुत ज़्यादा राइट जो है, जो राजाओं को, मोनार्क्स को मिलते थे, ये सही नहीं है बोला उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, रोज़ेयू कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रोज़ेयू ने एक नए तरीके के गवर्नमेंट का आइडिया जो है उसको प्रपोज किया था, जिसमें क्या होगा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक ट्रीटी टाइप से होगी, किसके किसके बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब उनके लीडर्स के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, ठीक है, हाँ, तो आगे चलते हैं अपन। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। देखो क्या था कि स्पिरिट ऑफ लॉ करके एक बुक है, उसमें क्या किया गया था, उसमें मॉन्टेस्क्यू करके एक पर्सन था, उसने क्या प्रपोज किया था, एक गवर्नमेंट का आइडिया प्रपोज किया था, जिसमें गवर्नमेंट 3 फॉर्म्स में होगी, लेजिस्लेटिव होगी, ठीक है, क्या क्या होगी, लेजिस्लेटिव होगी जो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव होगी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी, एंड जुडिशियरी होगी जो जजेस होते हैं ना, या जो सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स वाला काम होता है, जो कि ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो होता है जुडिशियरी। इंडिया में भी यही सिस्टम है, ठीक है, इंडिया में भी यही सिस्टम है। तो इस तरीके की गवर्नमेंट होगी करके मॉन्टेस्क्यू ने जो था अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ में प्रपोज किया था। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। इसके बाद फिर ये जो मॉडल था ना मॉन्टेस्क्यू का, इसको यूएसए में इम्प्लीमेंट किया गया। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिल गया था, कहाँ से, ब्रिटेन से। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinkers in France, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और उसका जो गारंटी था इंडिविजुअल राइट्स का, इंडिविजुअल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स ही होते हैं, वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन प्लांट्स। तो अब क्या था, फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो लोग अमेरिका से इंस्पायर्ड हो रहे थे। वहाँ का जो वहाँ की पॉलिसी थी, जो फंडामेंटल राइट्स देते थे, इंडिविजुअल राइट्स देते थे अपने लोगों को, उन सब से यहाँ के लोग इंस्पायर्ड हो रहे थे। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। तो ये जो आइडिया थी ना इन फिलोसोफर्स का, जॉन लॉकी हो गया, रोज़ेयू हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपके हो गया मॉन्टेस्क्यू हो गए, इन सब के जो आइडिया थे ना, इनके बारे में लोग डिस्कस करने लग गए थे। कहाँ कहाँ कर रहे थे, सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, या फिर जो है बुक शॉप वगैरह में, या न्यूज़पेपर्स वगैरह में लोग जब देखते थे ना, तो इन आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। These were frequently read aloud in groups for benefit of those who could not read and write। और ये जो आइडियाज़ थे इनको ज़ोर ज़ोर से बोला जा रहा था। कहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बोला जा रहा था, उन लोगों को सुनाया जाता था बोल बोल के, जिन लोगों को पढ़ने नहीं आता था, जिनको लिखने नहीं आते थे, मतलब जो इलिटरेट होते थे ना, उनको भी न्यूज़पेपर, जैसे एक आदमी है उसको पढ़ने आता है, 4 लोग नहीं पढ़ने आता, तो वो 4 लोगों को बैठा के उस न्यूज़पेपर को पढ़ेगा, ताकि सभी लोगों के मन में ना एक आइडिया आता जाए कि हाँ भाई सही बात है, हमको भी जो है इसी तरीके का, जैसे अमेरिका में हो रहा है, या जो है सिस्टम जो है इक्वालिटी का सिस्टम आना चाहिए, क्लर्जीज और नोबल्स को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए।
ठीक है। द न्यूज़ दैट Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of state generated anger and protested against the system of privileges। अब क्या हुआ, इसके बाद एक न्यूज़ आई कि लुइस 16 जो है वो क्या प्लान कर रहा है कि वो और ज़्यादा टैक्स लगाने का प्लान कर रहा है, ठीक है, टू एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, ताकि वो अपने स्टेट की, अपने पैलेस की, अपने देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके या अपना जो भी उसका खर्चा था उसको निकाल सके। जब ये न्यूज़ फैली ना तो क्या हुआ, लोगों के अंदर इसकी वजह से एंगर आ गया एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा लोग मिलके जो है इस सिस्टम के अगेंस्ट, टैक्सेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए थे, इसके अगेंस्ट विरोध करने लग गए थे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जहाँ पर भी डाउट्स होंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम लोग डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। और हाँ, बेल आइकॉन आपको प्रेस करना है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।